नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD Obstetrics and Gynecology, your friend, philosopher and guide. Here again with another topic which is related to my previous video. मैंने पिछले वीडियो में आपको मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ के बारे में बताया था। उसी में एक जो मेन कॉज है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन मेल इनफर्टिलिटी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या चीज़ है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब शरीर में फ्री रेडिकल्स या उसका एक सबसेट जिसको हम ROS कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच का जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये समझने के लिए कि ये बैलेंस कैसे ख़त्म होता है, हमें ये जानना होगा कि फ्री रेडिकल्स क्या चीज़ हैं और एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज़ है। फ्री रेडिकल्स वो हानिकारक अणु हैं जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से भोजन के पाचन के दौरान उत्पन्न होते हैं और ये शरीर की कोशिकाओं को डैमेज कर सकते हैं। इनमें एक फ्री ऑक्सीजन रेडिकल होता है एंड दे रेडिली कंबाइंड विद जो भी ये लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं सेल वॉल के ऊपर, उनको जाके जल्दी से कंबाइन करते हैं क्योंकि वो बड़ा अनस्टेबल एक ऑक्सीजन का एटम रहता है उसमें, तो उन चीज़ों को ऑक्सीडाइज करते हैं। जब ये लिपिड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं सेल वॉल में तो वो सेल वॉल डैमेज हो जाती है और जितना ही एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू है उतना ही ज़्यादा वो सेंसिटिव रहेगा इस फ्री रेडिकल इफ़ेक्ट के लिए। और उनमें प्रोटीन्स भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स, और उसमें लिपिड्स भी होते हैं और दोनों को ही वो इफ़ेक्ट करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इस इफ़ेक्ट को प्रिवेंट करते हैं या मिनिमाइज करते हैं। इस ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है उसको मिनिमाइज करते हैं एंड दे सॉर्ट ऑफ एक्ट एज अ स्कैवेंजर, उसको सफाई कर देते हैं। जब वो ब्लड में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहेंगे तो जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको वो पकड़ के उसको अलग कर देते हैं एंड बिफोर दे कुड डैमेज द सेल वॉल ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। नॉर्मली डाइट में ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ये, स्पेशली रेड मीट में, एग्स में, इन सब में ये बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अगर बहुत अधिक मात्रा में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हों तो मेल इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। दे डैमेज द स्पर्म्स, जिनकी वो मोटिलिटी, उनकी मॉर्फोलॉजी, हर चीज़ को वो डिफेक्ट करते हैं। जेनिटो यूरिनरी इन्फेक्शन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन जेनिटल ट्रैक्ट में या यूरिनरी ट्रैक्ट में मेल्स के अगर होता है, वायरल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे ट्यूबरकुलर हो, वो उसकी जब भी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो WBCs हैं, उसको फाइट करते हैं और जब भी फाइट होती है तो ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड देन दे विल कॉज डैमेज टू दी स्पर्म्स बिकॉज इट इज़ इन द लोकल एरिया। ये तो इंटरनल कॉज है जो वहाँ पे हुआ, पर इसके अलावा एक्सटर्नल कॉजेज़ भी बहुत सारे हैं। मैंने बहुत सारे कॉजेज़ उस तरह से पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। देयर इज अ स्लाइट ओवरलैपिंग, पर आप उनको समझिए कि ये सब चीज़ें जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करती हैं, इस वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन विच इज़ वेरी रैम्पेंट। स्मोकिंग तो शायद लोगों को अब समझ में आने भी लगा है कि इट्स बैड फॉर हेल्थ एंड इवन यंग पीपल आर कीपिंग अवे फ्रॉम दैट, लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन तो प्रॉबेबली इट्स इज़ ऑन इंक्रीज, जिससे कि ये चीज़ें जो है ये इफ़ेक्ट होती हैं। ओबेसिटी, मोटापा पर से, उससे क्या होगा कि जो स्क्रोटल एरिया है उसमें फ़ैट ज़्यादा होगी। जब स्क्रोटल एरिया में फ़ैट ज़्यादा होगी तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पर्म प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी जो है वो डैमेज हो जाएगी। हॉट बाथ है, सोना बाथ है या हॉट टब बाथ है, ये सब भी अगर बहुत रेगुलरली किया जाए तो दैट ऑल्सो कैन इफ़ेक्ट। एज पर से, मैंने पिछले बार बताया था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ये जो इफ़ेक्ट है ऑक्सीडाइजिंग इफ़ेक्ट ये बढ़ता जाता है, फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं एज के साथ ही।
बहुत से एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, ख़ासतौर पे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आजकल, डीओज हैं या परफ्यूम्स हैं या बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स विच आर बीइंग यूज्ड, प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये सब चीज़ें जो हैं दे कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी एंड कॉज ऑक्सीडेशन। बहुत सी जब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स होती हैं उन्हें फॉर्म को लेके सेंट्रीफ्यूज करते हैं, बड़ी हाई स्पीड पे चलाते हैं, दे कैन प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन होता है कि आगे के लिए हमने साल भर के बाद कुछ महीनों बाद हमने दोबारा से उसको यूज़ किया, दैट ऑल्सो कैन समटाइम्स cause free radical damage. Undescended testes, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इवन आफ्टर करेक्शन, मान लीजिए बच्चे का 6 महीने के बाद करेक्शन भी कर दिया अनडिसेंडेड टेस्टिस का, उसके बाद भी उसमें एक ऑक्सीडेटिव डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। डायबिटिक पेशेंट्स, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। आजकल यंग एज में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, दे हैव टू कंट्रोल देयर डायबिटीज़ एंड ऑल्सो टेक antioxidants very regularly and especially in the natural form because they are the ones जिनकी की sperm quality ज़रूर इफ़ेक्ट होती है with free radicals. Regular use of antibiotics या pain killers, बहुत aspirin, paracetamol, some people they use so frequently, थोड़ा सा भी बॉडी एक हुआ, सिर में दर्द हुआ, जल्दी से एस्पिरिन या पैरासीटामोल यूज़ कर लिया, या एंटीबायोटिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करे। एंटी पैरासिटिक जैसे मेट्रोजिल है, पेट खराब हुआ बार बार जब देखो तब मेट्रोजिल यूज़ कर लिया। रेगुलर और फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ ऑल दीज मेडिसिन ऑल्सो कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी विच कैन डैमेज द स्पर्म। अब इनका प्रोटेक्शन कैसे होता है और वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैं बताऊंगी आपको। एक है आर्जिनिन, ये बहुत स्पर्म मोटिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और नेचुरल फॉर्म में जितने भी मैं आपको बताऊंगी, आर्जिनिन है या सेलेनियम है या जिंक है या फिर विटामिन सी है, विटामिन ई है, एक और सब्सटेंस होता है इसको हम L-कार्टिनिन बोलते हैं, या एक कोएंजाइम Q10 है। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोटिलिटी, फॉर स्पर्म मोर्फोलॉजी, फॉर देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। और ये सब जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए रेड मीट्स है या फिश है, ऑयस्टर्स हैं, एग्स हैं, इन सब में ये प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते उनके लिए सीड्स एंड नट्स दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ऑल दीज एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि नॉर्मली हम लोगों की डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो लोग ज़्यादा इंक्लूड कर लेते हैं समझ के, लेकिन largely people do not include seeds and nuts on a regular basis in their diets, which are very very important. और जब भी एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ होता है जैसे विटामिन सी है, विटामिन ई है, इन सब को अगर हम दे सकते हैं दूसरे फॉर्म्स में भी, जैसे कि सिंथेटिक फॉर्म्स में, लेकिन सिंथेटिक फॉर्म्स में देने में उनका इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो एक ही सिंगल किसी भी आप जब भी कोई टैबलेट दे रहे हैं तो उसमें विटामिन सी की दे रहे हैं तो सिर्फ विटामिन सी ही मिलेगा, पर अगर हम नेचुरल फॉर्म में लेते हैं तो सिर्फ विटामिन सी नहीं मिलेगा, उसमें और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी मात्रा में मिल जाएंगे। और इन सब एंटीऑक्सीडेंट्स का एक सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है, एक साथ से मिल के काम करते हैं। जब ये मिल के काम करते हैं तो उसका इफेक्ट इज़ मच मच बेटर देन एक सिंगल दिया जाए तो। इसके अलावा अगर सिंगल आप सिंथेटिक फॉर्म में ले रहे हैं तो कभी कभी टॉक्सिक भी हो जाता है, हाइपर विटामिनोसिस जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है। कुछ विटामिन्स जो हैं वो तो वाटर सॉल्युबल हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन बी है, विटामिन के है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बॉडी से निकल जाता है। थोड़े बहुत अगर साइड इफ़ेक्ट्स हुए भी तो रिवर्सिबल हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं जैसे विटामिन ई है या विटामिन ए है, इनको अगर अधिक मात्रा में लिया जाए तो वो लिवर में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकते हैं एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। तो जो भी है इसको ये नेचुरल फॉर्म में, सो लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स एंड नट्स, एंड इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये चीज़ें आप खा सकते हैं। सो टू मेंटेन योर फर्टिलिटी, गुड फर्टिलिटी, अपना